अमेरिका जो है उसका खुद का मंसूबा ये है कि रशिया को चारों तरफ से घेर लिया जाए नाटो अलायंस द्वारा। और उससे जो है रशिया के ऊपर एक तो प्रेशर बनाया जाए, और अगर कभी जंग छिड़ती है तो देखिए अमेरिका से कोई भी आप मिसाइल छोड़े कुछ छोड़े, कम से कम 15-20 मिनट तो लेंगे रशिया तक पहुंचने के लिए। बट अगर नाटो के वहां पे देश अ, उसके चारों तरफ हैं तो उनको भी अमेरिका जी। जो हाई ग्रेड वेपन सिस्टम्स हैं उनको प्रोवाइड करके तो है जल्द जल्द से जल्द जो है रशिया के ऊपर अटैक करा सकता है। रशिया ने जो है इस चीज को देखते हुए उन्होंने यूक्रेन के ऊपर जो है अपना जंग छेड़ी। जी। अब मुद्दा कहाँ पे फंसा हुआ है? मुद्दा ये जमीन का है, और जो जो खाद्य पदार्थ हैं, जो मिनरल्स हैं जो यूक्रेन के पास, वो अमेरिका जो है अपने अपने कब्जे में लाना चाहता था कि मुझे इससे सबसे ज्यादा फायदा हो। और रशिया का जो है, अब मैं सच बताऊं तो ये मिलिट्री एम नहीं है। वो कब्जा जरूर करना चाहते हैं यूक्रेन के अंदर, बट वो कब्जा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जो वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, जैसे लिथियम है, टिटेनियम है, कोबाल्ट है, गैलिनियम है, इस तरह के बहुत से जो है खाद ये मिनरल्स हैं जो कि डिफेंस में भी इस्तेमाल होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इस्तेमाल होते हैं, और बहुत सी अलग चीज़ों में। तो इनके बहुत बड़े रिजर्व हैं यूक्रेन में। तो इसको जो है रशिया चाहता है कि अमेरिका ना इस्तेमाल कर पाए, और रशिया जो है अ, उसके ये जी। कब्जे में ये सब आ जाए। जी। अब आते हैं हम, आपने जो प्रश्न पूछा जी। कि ये देखिए रशिया का मेन मोटिव, जैसे मैंने बताया कि उनका मेन मोटिव है यहाँ पे उन एरियाज तक कब्जा करने के लिए, क्योंकि बार बार पुतिन बोलते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा तो हम जो युद्ध तभी सीज फायर करेंगे। तो मुद्दा रशिया का ये है कि उनको ये पूरा जो है एरिया पे कब्जा करना है। और दूसरा है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस को जो यूक्रेन के ऊपर था जी। उसको उन्होंने कम करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेके जो है वो चल रहे हैं। पर इसमें देखिए यूक्रेन की आर्मी अगर आप रशिया की आर्मी से जी। कंपेयर करें तो कोई भी मतलब कंपैरिजन है ही नहीं। बिल्कुल। रशिया के पास जो मिलिट्री का साजो सामान है वो बहुत ही ज्यादा है इसके बनिस्बत जो यूक्रेन के पास। यूक्रेन जो है जी। वो नाटो अलायंस के देशों से जो भी वो मिलिट्री इक्विपमेंट उनको सप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो जंग लड़ रही थी, उसके अब अपनी क्षमता इतनी नहीं है। अब दिक्कत आ रही है क्योंकि अमेरिका ने देखिए जब ईरान इसराइल का युद्ध छिड़ा था तो उस टाइम लास्ट फेज में 30,000 ड्रोन उन्होंने यूक्रेन से उठा के जो है इसराइल को भेज दिया है अमेरिका ने। जी। तो इससे जो है उनकी जो जो पोटेंशियल है लड़ाई लड़ने की वो कमजोर हुई। आगे अभी अमेरिका यूक्रेन को जो है कोई भी जी। अश्योरेंस नहीं दे रहा है कि वो बिल्कुल। उनको मिलिट्री इक्विपमेंट को सप्लाई करेगा। बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल ये संजय जी, बहुत जाहिर तौर पर जिस बड़ी। तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत बड़ी एक दुविधा पूरे विश्व के सामने ये बनी हुई है, जहां एक तरफ ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि युद्ध रुकेगा, लेकिन युद्ध निरंतर जारी है। मैं आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप बने रहें। इस बीच एक बड़ी खबर जुड़ी हुई सामने आ रही है पूरे मामले से, उसका रुख कर लेते हैं, जहां यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का भीषण हमला देखने को मिला है, जहां जूलियानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मिसाइल हमला किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, और रूस ने मिसाइल से बड़ी इमारतों को निशाना बनाया। रूसी हमले के बाद इलाके में आग लग गई है, और रूस के हमले से यूक्रेन में कोहराम मचा हुआ है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से रूस ने हमला किया है, रूस के हमले के बाद यूक्रेन जो है वो दहल उठा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में ये हमला किया गया, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार जो रूस के हमले हैं वो और भी ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। प्रोफेसर मनोज का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अपडेट्स आप तक और पहुंचा दें, जहां रूस के हमले से यूक्रेन किस तरीके से दहल उठा उसको लेकर अपडेट आप तक पहुंचा दें, जहां यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार देखने को मिला है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर भीषण हमला देखने को मिला। कीव पर रूस का सबसे बड़ा अटैक ये देखने को मिला है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मिसाइल हमला किया गया ये, और जूलियानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मिसाइल से हमला किया गया है। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से कीव पर हमला किया है, और रूस ने मिसाइल से बड़ी इमारतों को निशाना बनाया है। रूसी हमले के बाद इलाके में आग लग गई है, और रूस के हमले से यूक्रेन में कोहराम मचा हुआ है।
ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आई। प्रोफेसर मनोज, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जहां रूस ने इस बीच यूक्रेन के ऊपर एक बड़ा हमला किया। मनोज जी, किस तरीके से इस हमले को देखा जाए, क्योंकि एक तरफ घंटों घंटों ट्रंप जो है वो पुतिन से बात करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मान जाइए, युद्ध मत करिए, लेकिन दूसरी तरफ पुतिन उसी बीच एक बड़ा हमला कर देते हैं। देखिए अभिषेक जी, आज पूरा वर्ल्ड के जितने भी नेशंस हैं सब नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। और रसिया नो डाउट एक सुपर पावर नेशन है और वो हमेशा से उसका एक अमेरिका से कन्फ्लिक्ट रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बाइडन ने जिस तरीके से यूक्रेन को फंसाया और उस जियोपॉलिटिक्स में जिस तरीके से उसको उलझा के रखा, और आज उसी का खामियाजा यूक्रेन भुगत रहा है। अभी हमारे संजीव खन्ना साहब ने जो बात रखी कि इजराइल और ईरान के क्राइसिस में जिस तरीके से उसके ड्रोन को उठा के वहां भेज दिया, तो आप समझ सकते हैं कि आज यूक्रेन के पास हथियार भी नहीं है। इवन अमेरिका ने जो 155 मिमी आर्टिलरी सेल है उसको भी रोक रखा है। जो पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरी जो शामिल है उसके माध्यम से जो रसिया के जो मिसाइल जाते थे उसको रोकता था, डाइवर्ट करता था, लेकिन आज उसके पास वो नहीं है। तो मैं तो जो देख रहा हूं आने वाले समय में ये प्रयास रसिया और तेज करेगा और प्रहार करेगा, क्योंकि आज एक तरीके से यूक्रेन बिल्कुल उसके पास हथियार भी नहीं है और ना ही वो टेक्नोलॉजी है। क्योंकि आज देख सकते हैं कि अमेरिका एक बिल्कुल ही डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रहा है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा अभिषेक जी कि देखिए जियो पॉलिटिक्स में इमोशन से कोई देश या कोई सिस्टम चलता नहीं है। तो इमोशंस हो के यूक्रेन अगर सोच रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमें ऐसा सपोर्ट मिलेगा, तो मुझे लगता है कि वो गलती कर चुका है। और मुझे लगता है कि आप रसिया पीछे नहीं हटेगा। अभी एक आंकड़ा आया है, लगभग यूक्रेन के 13,000 सिविलियन मारे गए हैं इस पूरे 3 साल के युद्ध में। लगभग 4,100 उसके सैनिक मारे गए हैं, 5600 सेपरेटिस्ट मारे गए। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें नुकसान कितना ज्यादा हुआ। दूसरा, अभी जो संजीव जी बता रहे थे, देखिए फ्यूल के अलावा आज पूरा यूरोप में क्राइसिस है। वहां पे मिनरल्स का क्राइसिस है। वहां पे जो सबसे ज्यादा वीट होता था वो आज उसका सप्लाई रुका हुआ है। वेजिटेबल्स जो है वो रुके हुए हैं। जो फर्टिलाइजर, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करता था, आज पूरा यूरोप में ये चीजें सप्लाई नहीं हो पा रही हैं, जिसके चलते सारी समस्याएं हो रही हैं। और आज आप देख सकते हैं कि इसी रसिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते यूरोप का इकोनॉमिक और खास करके जो इन्फ्लेशन जो वहां बढ़ रहा है और जिस तरीके से इकोनॉमिक डिग्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कि इसी का इम्पैक्ट है। और दूसरा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, देखिए नाटो का एक गाइडलाइन है कि अगर किसी भी नेशन का अगर बॉर्डर डिस्प्यूट है तो हम उसको शामिल नहीं कर सकते। लेकिन आज यहाँ पे नाटो जिस तरीके